हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमें ये पता है कि लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग और दूसरा होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग का है। मींस आज के इस वीडियो में सिर्फ मेथड ऑफ ग्रुपिंग पे फोकस करने वाले हैं। ओके। सो मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा है। That is p tan x plus q tan y equal to tan z. So solution as usual हम जैसे स्टार्ट करते हैं, we will start with given partial differential equation p tan x plus q tan y equal to tan z. अभी सबसे पहले हमें इसका टाइप आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप से है। बिकॉज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 5 से 6 टाइप है। एक सबसे पहले प्रॉब्लम पे टारगेट करना है कि वो लैग्रेंजेस फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर लैग्रेंजेस नहीं आता है तो फिर टारगेट करना है कि वो क्लैरोट्स फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर क्लैरोट्स में भी नहीं है और लैग्रेंजेस में भी नहीं है तो फिर रिमेनिंग जो 4 टाइप्स है वो देखना है। पहले टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, उसके बाद टाइप 4। ओके। तो अभी हम इस पे पहले लैग्रेंजेस चेक करने वाले हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है इट इज इन लैग्रेंजेस फॉर्मेट। लैग्रेंजेस का फॉर्मेट क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे लिखने वाले हैं कि इट इज लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज लैग्रेंजेस partial differential equation of the form। अभी लैग्रेंजेस का फॉर्मेट ऐसे होता है कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। ये रहा लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये फॉर्मेट के अंदर इक्वेशन चाहिए। अब ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे शो किया है इसमें कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R ये जो टर्म्स है इट दीज कैन बी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकता है। मींस इसमें कुछ भी आ सकता है। कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। सिर्फ कंडीशन ये है कि स्मॉल p का पावर 1 चाहिए और स्मॉल q का भी पावर 1 चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर स्मॉल p और स्मॉल q का पावर 1 नहीं है इट मींस दैट वहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो लैग्रेंजेस नहीं है। ठीक है। स्मॉल p और स्मॉल q का पावर हमेशा 1 चाहिए और दोनों का सिंगल सिंगल टर्म चाहिए। एक टर्म स्मॉल p का, एक टर्म स्मॉल q का। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में है। कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। कुछ भी चेंज नहीं है। सो अगर अभी इस पे से हमें कैपिटल P Q R के वैल्यूज नोट करना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल P, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल R। तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से देख सकते हो कि कैपिटल P जो यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल p और गिवन इक्वेशन के अंदर स्मॉल p का कोएफिशिएंट है tan x। मतलब ये होगा वैल्यू ऑफ कैपिटल P। कैपिटल Q जो है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल q और गिवन इक्वेशन के अंदर स्मॉल q का कोएफिशिएंट tan y। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड जो रहेगा दैट इज कैपिटल R और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे है tan z। ओके। सो कैपिटल P Q R के वैल्यूज हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। वेयर कैपिटल P इट इज इक्वल्स टू tan x, कैपिटल Q इट इज इक्वल्स टू tan y एंड कैपिटल R इट इज इक्वल्स टू tan z। ठीक है। सो हमने सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मेट डिसाइड किया कि ये इक्वेशन कौन से फॉर्मेट का है, कौन से टाइप का है। फॉर्मेट डिसाइड होने के बाद फिर हमने इसमें से कैपिटल P Q R के वैल्यूज यहाँ पे नोट कर लिए। अब हमें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस सपोर्टिंग इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रेंजेस का जो होता है इसका फॉर्मूला है dx अपॉन कैपिटल P इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q एंड इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। ये रहा फॉर्मूला लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन का। dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन R। अभी इसके अंदर हमें कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R के वैल्यूज पुट करना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा dx अपॉन कैपिटल P मींस tan x इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q मींस tan y एंड इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R मींस tan z। ठीक है। ये होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आने के बाद अब हमें लैग्रेंजेस को सॉल्व करने का मेथड डिसाइड करना है। मेथड मींस
लैग्रेंजेस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ ग्रुपिंग और दूसरा है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इस तरह से दो मेथड है लैग्रेंजेस को सॉल्व करने के। तो पहले मेथड ऑफ ग्रुपिंग, अगर मेथड ऑफ ग्रुपिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पे जाना है, अदरवाइज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आपको यूज करना नहीं। हर प्रॉब्लम को पहले ग्रुपिंग से चेक करना है कि कैन बी सॉल्व इट बाय यूजिंग ग्रुपिंग। अगर ग्रुपिंग से सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मल्टीप्लायर। अभी ग्रुपिंग का मीनिंग, जैसे कि टर्म्स मैंने आपको बोला कि ग्रुपिंग, ग्रुप का मीनिंग क्या होता है कि ग्रुप मीन्स सेम नेचर के कुछ तो भी टर्म्स हमें कंबाइन करना है। जैसे आपका ग्रुप होता है, ग्रुप मीन्स जहाँ पे सेम नेचर के सेम मेंटेलिटी के लोग एक जगह मिल जाते हैं, वी कैन कॉल इट एज ग्रुप। फ्रेंड सर्कल होता है, वी कॉल इट एज ग्रुप। ठीक है, तो हमें ग्रुपिंग करना है, टर्म्स को कंबाइन करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इक्वेशन के अंदर तीन रेशो है, रेशो ए अपॉन बी के फॉर्मेट में। फर्स्ट रेशो इक्वल टू सेकंड रेशो इक्वल टू थर्ड रेशो, यहाँ पे तीन रेशो लिखे हैं। तो ये तीन रेशो में से आपको कोई भी दो रेशो का ग्रुप फॉर्म करना है। ठीक है, तीन रेशो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन के अंदर, तीन में से आपको किसी भी दो रेशो का ग्रुप फॉर्म करना है। और ग्रुप ऐसे फॉर्म करना है कि ऊपर जो दो वेरिएबल रहेंगे वही वेरिएबल नीचे भी रहना चाहिए, मीन्स थर्ड वेरिएबल उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पहले दो रेशो का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले दो रेशो के अंदर ऊपर वेरिएबल है dx dy। ठीक है, फर्स्ट टू रेशो के अंदर ऊपर के जो वेरिएबल है dx एंड dy, और नीचे के वेरिएबल अगर चेक किया तो नीचे भी जो वेरिएबल है वो भी है dx और dy। ओके, सॉरी, ऊपर के वेरिएबल है dx dy, मीन्स x और y वेरिएबल ऊपर है, तो मीन्स थर्ड वेरिएबल z हमें नहीं चाहिए। तो इसके अंदर नीचे देखो, नीचे tan x लिखा है tan y लिखा है, मीन्स इसके अंदर z प्रेजेंट नहीं है। मीन्स हम इनका ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप कैसे फॉर्म करना है कि जो दो वेरिएबल ऊपर रहेंगे वही वेरिएबल नीचे चाहिए, दो वेरिएबल का ग्रुप, थर्ड वेरिएबल उसके अंदर नहीं आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रेशो का ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, वैसे अगर हमने सेकंड और थर्ड पे अगर टारगेट किया तो सेकंड और थर्ड रेशो का ग्रुप एक बार चेक करो। सेकंड और थर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि सेकंड और थर्ड में यहाँ पे ऊपर जो है वो बाय और जेड है, और नीचे जो है तो नीचे टेन बाय और टेन जेड है। मीन्स इसके अंदर सेकंड और थर्ड का भी ग्रुप जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। ओके, तो हम इसके अंदर फर्स्ट टू रेशो का ग्रुप बना सकते हैं, हम इसके अंदर लास्ट टू रेशो का भी ग्रुप बना सकते हैं, और हम इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड का भी ग्रुप बना सकते हैं। फर्स्ट के अंदर dx अपॉन टेन एक्स और थर्ड रेशो के अंदर dz अपॉन टेन जेड। मीन्स इसमें तीनों ग्रुप पॉसिबल है। तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा जहाँ पे तीनों ग्रुप पॉसिबल रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम रहेगा जहाँ पे सिर्फ दो ग्रुप पॉसिबल रहेंगे। तो आपको कोई भी दो ग्रुप लेकर सॉल्व करना है। जहाँ पे तीन ग्रुप पॉसिबल है उसमें सॉल्यूशन हर पर्सन का अलग हो सकता है, मीन्स एक सॉल्यूशन तो सेम रहेगा बट सेकंड सॉल्यूशन चेंज हो सकता है। जो दो ग्रुप आप लोगे उसके हिसाब से आपका सॉल्यूशन चेंज होगा। अगर सपोज मैंने फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप लिया और फिर सेकंड और थर्ड का लिया, बट आपने सेकंड थर्ड का नहीं लिया, आपने फर्स्ट और थर्ड का ले लिया, तो फिर आपका इसका सॉल्यूशन बदल जाएगा। ओके, सो हमें इसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई करना है, और ग्रुपिंग ऑफ फर्स्ट टू रेशियो पहले लेते हैं। नाउ by method of grouping, by method of grouping, consider a group of first two ratios। पहले दो रेशियो का ग्रुप हमें फॉर्म करना है। फर्स्ट रेशियो है dx अपॉन टेन एक्स और सेकंड रेशियो है dy अपॉन टेन वाई। ये दोनों का हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब ग्रुप फॉर्म होने के बाद अब इसमें से सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल का मीन्स आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। मीन्स एक्स और dx की टर्म एक साइड में, y और dy की टर्म अदर साइड में। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी ये जो इक्वेशन लिखा है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर ही है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर dx है और उसके नीचे उसके साथ x का टर्म लिखा है, तो dx के साथ x का टर्म लिखा है, और राइट हैंड साइड पे dy के साथ y का टर्म लिखा है। मीन्स ऑलरेडी ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर आता है तो फिर उसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं बाय टेकिंग इट्स इंटीग्रेशन। तो अब ये वन अपॉन टेन एक्स, वन अपॉन टेन एक्स मीन्स ये बन जाएगा कॉट एक्स dx एज इट इज इक्वल टू वन अपॉन टेन वाई, मीन्स ये बन जाएगा कॉट वाई
dy एज इट इज, और अभी ये जो इक्वेशन है इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आने के बाद हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सो देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग, सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, और राइट हैंड साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy। ठीक है, अब ये दोनों इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टैंडर्ड, एटलीस्ट उसके इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फंक्शन साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, 6 फंक्शन है। तो ये 6 फंक्शन के इंटीग्रेशन तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, ये हो जाएगा log ऑफ sin x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot y, ये हो जाएगा log ऑफ sin y। ओके, तो log sin x इक्वल टू log sin y, इंटीग्रेशन निकल गया, डेरिवेटिव जो था dx dy वो भी निकल गया, मींस वी गॉट द सॉल्यूशन। अभी आप देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स नहीं है। अगर लिमिट्स नहीं आते हैं तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम प्लस सी ले सकते हैं। बट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्मेट में है, तो कांस्टेंट जो रहेगा उसको भी लॉग के फॉर्मेट में लेना है, सो दैट हम लॉग को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस लॉग सी। अब इसमें से हमें लॉग को रिमूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंगल लॉग का टर्म है, कीप इट एज इट इज, log sin x एज इट इज रहेगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे log sin y प्लस log c, इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ sin y इंटू c। ठीक है, log a प्लस b इट इज log a इंटू b, तो ये log का टर्म कंबाइन हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से हम log को निकाल सकते हैं, LHS पे से log और RHS पे से log, log log कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म जो रहेगा इट इज इट इज आवर सॉल्यूशन। सो रिमेनिंग टर्म sin x that is equals to sin y into c। इस पे से वेरिएबल्स x y की टर्म एक साइड में रखना है और कांस्टेंट को जो है एक साइड में अलग रखना है। तो sin y की टर्म को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ, ये बन जाएगा sin x अपॉन sin y equals to c, and which is the first solution of given partial differential equation और auxiliary equation। जो लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन पे से हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। बट ये जो टर्म यहाँ पे लिखा है sin x अपॉन sin y, इसको वेरिएबल चेंज है तो इसको सिंप्लीफाई करना नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, sin x अपॉन sin y इक्वल टू c। अभी लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हर प्रॉब्लम में दो दो सॉल्यूशन फाइंड करना कंपलसरी है। तो अभी ये सिर्फ एक सॉल्यूशन हुआ है फ्रॉम वन ग्रुप, अभी सेम मेथड अप्लाई करके दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है दूसरे ग्रुप से। सो नाउ अगेन using method of grouping, using method of grouping, consider a group of, consider a group of, अभी कौन से रेशियो लेना है, अभी हमने पहले ही चेक कर लिया कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम के अंदर तीनों ग्रुप पॉसिबल है, तो हमने पहले फर्स्ट टू रेशियो लिया, अभी लास्ट टू ले लेते हैं। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ लास्ट टू रेशियोज। ठीक है, तो लास्ट टू रेशियोज का हमें ग्रुप करना है। तो अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन पे वापस जाते हैं और एक बार चेक करते हैं कि लास्ट टू रेशियो कौन से है। यस, ये dy अपॉन टेन वाई इक्वल टू dz अपॉन टेन जेड, ये है लास्ट के दो रेशियो। तो dy अपॉन टेन वाई इक्वल टू dz अपॉन टेन जेड। एंड अगेन आप इसमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ऊपर वेरिएबल y और z है और नीचे भी वेरिएबल y और z है, मीन्स थर्ड वेरिएबल x इसमें प्रेजेंट नहीं है, मीन्स हमारा ग्रुप जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब ग्रुप फॉर्म होने के बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करो, एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट है, मींस dy की तरफ y का टर्म लिखा है और dz की तरफ z का टर्म लिखा है। सो सेम एज प्रीवियस सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, 1/10y मींस ये बन जाएगा cot y dy that is equal to 1/10z मींस ये हो जाएगा cot z dz, and again it is in variable separable form, variable
सेपरेबल फॉर्म, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आने के बाद इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना है. सो ऑन इंटीग्रेटिंग, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा इंटीग्रेशन cot z dz. नाउ टेक द इंटीग्रेशन ऑफ cot y एंड cot z वन बाय वन. कॉट फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम मैंने आपको पहले बताया. कॉट फंक्शन का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन, वेरिएबल चेंज हुआ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. cot y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ साइन y, एंड cot z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ साइन z. फिर से इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे ले सकते हैं प्लस log c. बट अभी आप देख सकते हो कि हमने c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो पहले ही यूज किया है, तो अभी हमें कांस्टेंट को चेंज करना है. तो चेंज करना है मीन्स हम a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, बट बेटर वे है कि a b की बजाय वेरिएबल सेम रखो. पहले हमने c जो लिया था इसको c1 कर देते हैं, log c1. तो ये हो जाएगा log sin y इंटू c1, sin y इंटू c1, और sin x अपॉन sin y इक्वल टू c1. ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन. अब जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं इसको c2 ले लेते हैं, तो log c2, ये सेकंड कांस्टेंट. अभी इसमें से हमें log को रिमूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज log sin y, that is equal to right hand side log sin z plus log c2. ये हो जाएगा log of sin z into c2. फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से log log जो है तो वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से log, राइट हैंड साइड से log, ये हो गया कैंसिल. एंड रिमेनिंग जो टर्म्स है वो हमें एज इट इज लिखना है. सो रिमेनिंग टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, that is sin y, that is equal to right hand side पे remaining term sin z into c2. अभी कांस्टेंट को एक साइड में रखना है और वेरिएबल्स जो है वो एक साइड में लेकर आना है. तो राइट हैंड साइड से sin z की टर्म को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा sin y अपॉन sin z, that is equal to c2. ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, तो जो लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फाइनल सॉल्यूशन. therefore required solution is given by, required solution जो है that is combination of two solutions, means इसको in short ऐसे बोल सकते हैं f of c1 c2 equals to 0. आप ये ब्रैकेट के अंदर c1 और c2 का वैल्यू पुट कर दो, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा. ये सिर्फ एक नोटेशन है, बट इसको याद कैसे रखना है. रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो रहेगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड सेकंड सॉल्यूशन. तो ये हो जाएगा f ऑफ c1, c1 मींस फर्स्ट सॉल्यूशन. तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आया था sin x अपॉन sin y. ये रहा फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वेशन 1 पे, sin x अपॉन sin y, sin x अपॉन sin y फर्स्ट सॉल्यूशन, कॉमा सेकंड सॉल्यूशन c2 का वैल्यू sin y अपॉन sin z. दोनों सॉल्यूशन को कॉमा से सेपरेट करना है एंड इक्वल टू 0. ये होगा फाइनल सॉल्यूशन. ठीक है, यूजिंग 1, एंड ये जो सेकंड सॉल्यूशन है इसको 2 मार्क कर दो, तो यूजिंग 1 एंड 2. ये हमारा होगा फाइनल सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो इस टाइप से हम लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं by using method of grouping. Okay, so with that we will stop here. Thank you very much.